वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। और आज हम 11th स्टैंडर्ड का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ डेप्रीसिएशन। तो आप सभी को पता होगा कि डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है। इसकी थोड़ी सी हम थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे जब हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें तो आप इसके टर्मिनोलॉजी से वाकिफ़ हों, कि आपको पता हो कि ये चीज़ क्या है और ये क्या हमें कैलकुलेट क्या क्या चीज़ें करनी है। क्लियर। सो बेसिकली डेप्रीसिएशन क्या होता है, एक परमानेंट डिक्रीज होता है और ग्रेजुअल कंटिन्यूस डिक्रीज होता है इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। ठीक है। अब क्या होता है, सो बेसिकली अगर हम कुछ फीचर्स देखें डेप्रीसिएशन के, कि आपसे कोई पूछे कि भाई यू कैन एक्सप्लेन डेप्रीसिएशन फीचर वाइज और कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। सो बेसिकली डेप्रीसिएशन एक परमानेंट डिक्रीज या फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट होता है। मींस एक परमानेंट डिक्रीज एसेट का जो भी कॉस्ट प्राइस होता है और जितने भी साल ये काम करता है, तो हर साल उतने कॉस्ट से उसका कुछ कुछ वैल्यू डेप्रीशिएट होता रहता है, जस्ट बिकॉज वेर एंड टेयर ऑफ द मशीनरी, हम उसको कितना यूज़ कर रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन दैट कि वो कितने साल तक चलेगा। सपोज 10 ईयर्स तक चलेगा, उसका लाइफ स्पैन 10 ईयर्स है एक एसेट का या एक मशीनरी का। ठीक है। तो ओवर द लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स उसके अमाउंट में, टोटल अमाउंट में कुछ परमानेंट डिक्रीज होता चला जाएगा, ग्रेजुअल डिक्रीज होता चला जाएगा। सो दिस टर्म इज नोन एज डेप्रीसिएशन। तो एक कैरेक्टरिस्टिक तो हो गया, ये परमानेंट डिक्रीज होता है किसी भी एसेट की वैल्यू में। सेकेंड, ग्रेजुअल डिक्रीज होता है। ठीक है। धीरे धीरे डिक्रीज होता है, एकदम से बहुत सारी वैल्यू हम उसकी डिक्रीज नहीं करेंगे। क्लियर। या वो इतने बहुत सारी वैल्यू से एसेट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज नहीं होती। थर्डली क्या होता है, एक परमानेंट डिक्रीज होता है, ग्रेजुअल होता है, परमानेंट होता है, कंटिन्यूस होता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने आज एक मशीनरी ली और एक साल बाद हमने डेप्रीसिएशन दिखाया, फिर नेक्स्ट ईयर में हमने कोई डेप्रीसिएशन नहीं दिखाया। ओके। सो दिस इज़ अ परमानेंट डिक्रीज, कंटिन्यूस होता है। ओके। तो हर साल उस एसेट की कोई वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्या होता है, डेप्रीसिएशन हमेशा टेंजिबल एसेट्स पे लगता है, इसको हम वेस्टिंग एसेट्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिंग एसेट्स आपको पता ही होगा, जैसे कि माइंस हो गए, ऑयल वेल्स हो गए। क्लियर। सो जैसे जैसे ये एसेट्स को हम यूज़ करते जाते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है ये कम्प्लीटली यूज़ हो जाते हैं। ठीक है। इसको फिर हम फर्दर यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे कोल माइंस का एग्जाम्पल हो गया, ऑयल वेल्स का एग्जाम्पल हो गया। तो दीज आर वेस्टिंग एसेट्स। बाय द प्रोसेस ऑफ द टाइम, बाय द पैसेज ऑफ द टाइम, they are slowly decreasing and finally the value falls to zero. क्लियर। तो ये सिर्फ tangible assets पे, फिक्स tangible assets पे depreciation अप्लाई होता है। नेक्स्ट, depreciation is a non cash expense। ठीक है। इसमें कोई कैश का मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता। हम बिजनेस से हमारा कोई कैश हम किसी और को नहीं देते। ठीक है। तो डेप्रीसिएशन एक लॉस होता है कंपनी के लिए। ओके। और ये नॉन कैश इन नेचर होता है। एंड लास्टली इज़ दी कि डेप्रीसिएशन हमेशा एसेट की बुक वैल्यू को रिड्यूस करता है, मार्केट वैल्यू एज इट इज़ रहती है। मार्केट वैल्यू पे डेप्रीसिएशन का कोई इफेक्ट नहीं होता, वेरएज बुक वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हम एसेट्स को, फिक्स एसेट्स की वैल्यू हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं। क्लियर। नाउ बेसिकली डेप्रीसिएशन के बहुत रीजंस हो सकते हैं कि क्यों फिक्स एसेट्स को हमें डेप्रीशिएट करना ज़रूरी होता है। लैंड ही एक ऐसा फिक्स एसेट है जिसकी वैल्यू ओवर द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती। ठीक है। इसलिए लोग जब रियल एस्टेट का, रियल प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं तो कहते हैं आज इस लैंड की वैल्यू सपोज से 10 लाख है, 20 लाख है, तो आगे आने वाले 2 सालों में, 5 सालों में ये और बढ़ जाएगी। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि डेप्रीशिएट होगी। क्लियर। सो लैंड इज़ दी ओनली फिक्स्ड एसेट जिसकी वैल्यू बाय द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती है। अदरवाइज सारे एसेट्स की, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डेप्रीशिएट होती है। तो उसके रीजंस हो सकते हैं, वाई, बिकॉज कंटिन्यूस वेर एंड टेयर होता है मशीनरी का। ठीक है। वो कंटिन्यूस यूज़ में आ रही है। या दूसरा रीज़न हो सकता है बाय द पैसेज ऑफ टाइम टेक्निकल एडवांसमेंट्स होते हैं, टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होती है। ठीक है। तो आज की तारीख में अगर हमने कोई मशीनरी ली है या कोई एसेट लिया है तो वो आज की टेक्नोलॉजी से काम करेगी। क्लियर। सपोज आज हमने कोई मशीनरी परचेज़ की, उसका लाइफ स्पैन या उसका लाइफ टाइम सपोज 30 ईयर्स है, लेकिन से आफ्टर 15 ईयर्स टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। क्लियर। तो वो वहीं 15 ईयर्स के बाद ऑब्सोलीट हो गई। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। ऑब्सोलेसेंस इज़ अनदर रीज़न कि क्यों हम डेप्रीसिएशन होता है
ठीक है। तो अगर कोई एसेट हमारा वहीं ऑब्सोलीट हो गया तो दैट मीन्स हम उसको फर्दर यूज़ नहीं कर सकते, नहीं अप्लाई कर सकते। भाई बाय एक्सीडेंट कैसे कोई एसेट डिस्ट्रॉय हो सकता है या कैसे उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है बाय द टाइम, ठीक है। अर्थक्वेक्स में ख़राब हो गए एसेट्स, या ड्यू टू फ्लड्स ख़राब हो गए, हैवी रेन्स ख़राब हो गए, या फायर का आउटब्रेक हो गया, वट एवर इज़ द रीज़न। तो ऑल दिस रीजन्स कम अंडर द एक्सीडेंट, ठीक है। कुछ बाय डिप्लीशन से भी हो जाते हैं। बाय डिप्लीशन मीन्स वेस्टिंग एसेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है। कुछ एसेट्स होते हैं जो बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाते हैं और उनको हम और फर्दर यूज़ में नहीं ला सकते। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं ऐसे जो हमें कंसिडर करने होते हैं जिससे हम डेप्रीसिएशन की अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट इज़ तो टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट मीन्स आज मैंने कोई मशीनरी परचेज़ करी, उसमें कितना मैंने फ्रेट चार्जेस दिया, ठीक है, कितना ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिया, कितना इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया, वो सारे चार्जेस उस टोटल कॉस्ट प्राइस में ऐड होते हैं, ठीक है। सपोज 10 लाख की मशीनरी ली है और फ्रेट चार्जेस मैंने दे दिए, इंस्टॉलेशन चार्जेस दे दिए 1 लाख, टोटल मिला के 1 लाख हो गया। तो ओवरऑल कॉस्ट कितनी हो गई मशीनरी की? 10 लाख प्लस 1 लाख 11 लाख, ठीक है। तो अब डेप्रीसिएशन इस 11 लाख पे निकलेगा, ना कि 10 लाख पे। क्लियर। सेकेंड हो गया एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। अब जितनी भी एसेट की यूज़फुल लाइफ होगी उस पर डिपेंड करेगा कि ईयरली डेप्रिसिएशन हमें कितना निकालना है, कितना कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज क्या होगा। ओके। अब यूज़फुल लाइफ ऑफ एन एसेट कैसे हम डिटरमिन करते हैं? इट इज़ डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स दैट मशीनरी कैन बी सक्सेसफुली यूज्ड इन द बिजनेस ऑपरेशंस। मतलब कितने साल के लिए हम उस मशीनरी का अच्छे से फुली यूटिलाइजेशन कर सकते हैं बिजनेस के एक्टिविटीज़ में, बिजनेस प्रोसेस में। तो दिस इज़ नोन एज द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। तो यहाँ से ये कैलकुलेट होकर आता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि जैसे वही प्रीवियस एग्जांपल मैंने आपको बताया, सपोज 30 इयर्स का लाइफ स्पैन है उस मशीनरी का, बट टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, प्रोसेसेस चेंज हो गए, ठीक है। कुछ और नया इन्वेंशन आ गया मार्केट में। ओके। सो बेसिकली फिर हमें लगता है आफ्टर 15 ईयर्स अगर कुछ नया इन्वेंशन आया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो 15 ईयर्स के बियॉन्ड हम उस मशीनरी को अब यूज़ नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज वो आउटडेटेड हो गई, ऑब्सोलीट हो गई। तो यहाँ पे उस मशीनरी का लाइफ स्पैन 30 ना होकर 15 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे या रेट कैलकुलेट करेंगे तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि उस मशीनरी का लाइफ स्पैन क्या है, यूज़फुल लाइफ स्पैन क्या है। क्लियर। नेक्स्ट इज द एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। सो बाय द टर्म स्क्रैप यू कैन अंडरस्टैंड कि स्क्रैप मीन्स अब जो चीज़ हम यूज़ में नहीं लाते वो हमारे लिए स्क्रैप हो जाती है, ठीक है। फिर हमें उसे फाइनली डिस्पोज ऑफ करना होता है। हम जो इन हिंदी में से ना कबाड़, तो कबाड़ इज़ द लिटरल हिंदी मीनिंग ऑफ स्क्रैप, ठीक है। तो ये हमारे लिए स्क्रैप हो गया, ये बेकार हो गया, अब हमें इसे सेल ऑफ करना है, डिस्पोज करना है। सो स्क्रैप इज़ ऑल्सो नोन एज द रेसिडुअल वैल्यू और द ब्रेकअप वैल्यू ऑफ द मशीनरी, ठीक है। कि जब हमें इसे फाइनली सेल ऑफ करना है तो ये मशीनरी की स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी और ये कितने में हम इसे सेल ऑफ कर सकते हैं। तो बेसिकली जब हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो ये स्क्रैप वैल्यू ज़रूरी होती है, हमें कैलकुलेट करना होता है एसेट्स पे, ठीक है। तो जब तक हमें स्क्रैप वैल्यू नहीं पता होगी हम रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सपोज हमने एक मशीनरी है, उसको हमने 65,000 में ख़रीदा, ठीक है, 65,000 में परचेज़ किया, ओके। और इसका लाइफ स्पैन है या लाइफ टाइम दिया हुआ है 10 ईयर्स, कि आप इसे 10 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। और स्क्रैप वैल्यू दी है सपोज 8,000, ठीक है। तो अब ईयरली डेप्रिसिएशन कितना निकल के आएगा हमारे पास? Yearly depreciation will be 65,000 minus 8,000 अपॉन 10, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना होगा? 65,000 माइनस 8,000 डिवाइडेड बाय 10, सो दिस इज 5,700 पर ईयर, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये ईयरली डेप्रिसिएशन निकल के आता है। अगर क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू मेंशन है स्टूडेंट्स तो आप स्क्रैप वैल्यू लिखेंगे, कंसिडर करेंगे हम, ठीक है।
और अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो एज इट इज़ हम जितना कि हमने परचेज किया था डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यूजफुल ईयर्स ऑफ द मशीनरी। अगर स्क्रैप वैल्यू मेंशन है तो वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि मशीनरी को जब हम सेल ऑफ करते हैं, डिस्पोज करते हैं, तो उसकी स्क्रैप वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। ओके, तो अब हम जल्दी से समझ लेते हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, लेकिन आपके सिलेबस में ओनली 2 मेथड्स दिए गए हैं, ओनली 2 मेथड्स आर कंसिडर्ड, ठीक है। नीड नॉट गो इनटू द रेस्ट ऑफ द मेथड्स। हम 2 मेथड को डिटेल में पढ़ेंगे और समझ लेते हैं क्या होता है। सो द 2 मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग डेप्रिसिएशन इज स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। एंड द सेकेंड इज द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से क्या मतलब है? ये होता है कि जो जितने में भी हमने मशीनरी को या एसेट को परचेज किया होता है, क्लियर, उसकी परचेज प्राइस पे ही हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो वो ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा, इसलिए हम इस मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हर साल का अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो हर साल का डेप्रिसिएशन सेम आएगा, इस साल का भी सेम आएगा, नेक्स्ट ईयर का भी सेम आएगा। तो द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड एवरी ईयर इज इक्वल, इसलिए हम इसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। क्लियर, अंडरस्टूड। और दूसरा हो गया रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी इसको हम बोलते हैं। और बेसिकली क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ओरिजिनल प्राइस होता है एसेट का, उस पर हमने फर्स्ट ईयर पे जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए हम उसकी रिड्यूस्ड वैल्यू पे वो डेप्रिसिएशन लगाते हैं। क्लियर। सपोज 10 लाख की मशीनरी है, 1 लाख आपका डेप्रिसिएशन आ गया इस साल का, तो नेक्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम 10 लाख माइनस 1 लाख 9 लाख पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वो रिड्यूस्ड वैल्यू पे हम कैलकुलेट करते जाते हैं, ठीक है। तो हर साल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोज ऑन डिमिनिशिंग या इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, इसलिए हम इसे रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड बोलते हैं। और यहाँ पे हर साल उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इस मेथड को बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। सो स्टूडेंट्स, इन योर बुक्स आपको कुछ डिफरेंसेस भी दिए होंगे इन दोनों के बीच में, जस्ट गो थ्रू इट। बाकी थ्योरी के नाम पे डेप्रिसिएशन में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। क्लियर, मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको आगे प्रॉब्लम्स में आप फेस कर सकते हैं, यू विल कम अक्रॉस द टर्म्स, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं जल्दी से। एंड रेस्ट अदर थ्योरी पार्ट इज ऑल्सो गिवन, लाइक स्ट्रेट लाइन मेथड के क्या मेरिट्स डीमेरिट्स होते हैं, इसके क्या मेरिट्स डीमेरिट्स होते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन क्या है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके बुक्स में दी गई हैं फॉर डेप्रिसिएशन थ्योरी। सो आई विल एडवाइज जस्ट गो थ्रू इट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम इसे यहाँ ओपनली डिस्कस कर लेंगे। रेस्ट आई थिंक सो दिस वाज ऑल फॉर द थ्योरी पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। मेन क्या है, हमें इसके प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर। सो इन द अपकमिंग लेक्चर्स वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ डेप्रिसिएशन एंड आई होप सो आपको वो चीज़ आसान लगे। मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छी तरीके से सिंप्लीफाइड तरीके से डेप्रिसिएशन के प्रॉब्लम्स को बता सकूँ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।